हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि बिहार के भौगोलिक परिदृश्य की संरचना में नदियों से हम लोग बात कर रहे थे और पहली श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हमने बिहार के नदियों से आपको परिचित करवाया था और फिर उसके बाद गंगा नदी के बारे में बहुत ढेर सारा पॉइंट्स आप सभी को बताया हुआ था। आज उसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से दोस्तों ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। तो आज दोस्तों हम लोग बिहार की प्रमुख नदियां पार्ट 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और पिछली क्लास में दोस्तों हमने आपको बताया था कि बिहार के नदियों का जो संबंध है वो दो स्वरूपों में जाता है। एक तो हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियां और एक दोस्तों पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां, जिसमें गंगा जो थी ये दोस्तों सबसे प्रमुख नदी के तौर पर है। यानी गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर के ये सबसे प्रमुख नदी के तौर पर है। और यहीं से दोस्तों गंगा के लेफ्ट हैंड साइड और गंगा के राइट हैंड साइड के सहायक नदियों का हम लोगों ने विश्लेषण किया था। तो आज इस श्रृंखला में हम लोग गंगा के लेफ्ट हैंड साइड की जो चर्चित सहायक नदियां हैं और वे सभी नदियां जो कि दोस्तों हिमालय तंत्र से संबंध रखती हैं, कहां से, जिनका संबंध हिमालय तंत्र से बनता है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जिनमें दोस्तों अगर देखा जाए तो घाघरा नदी, यानी जिनमें कौन कौन सी नदियां, घाघरा नदी सम्मिलित होती है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने बात किया हुआ है गंडक नदी, इसके अलावा बूढ़ी गंडक, इसके अलावा दोस्तों बागमती, इसके अलावा दोस्तों कमला नदी, कोसी नदी का पैमाना, इसके अलावा महानंदा। तो आज इन्हीं नदियों को देखा जाएगा। फिर इसकी नेक्स्ट श्रृंखला में हम लोग प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की नदियों को बिहार के संबंध में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरयू नदी। और सरयू नदी दोस्तों प्रभु श्री राम की नगरी से होकर के आती है, तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। सरयू नदी को अगर देखेंगे तो ये नदी दोस्तों नेपाल हिमालय के मिलाम, ध्यान रखना है एक एक पॉइंट्स, मिलाम नामक हिमनद से निकल करके नेपाल में बहने के बाद भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो इस नदी का उद्गम स्रोत नेपाल का मिलाम नामक हिमनद हो जाएगा। इस नदी को दोस्तों घाघरा घग्गड़ के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अब पूरे क्षेत्र में इस नदी को सरयू नदी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों के नाम से भी इसको जानते हैं। यह नदी जो है पश्चिमी भाग में दोस्तों जो दरौली सिवान का क्षेत्र है वहां से अपने बिहार के बीच में प्रवेश करती है। हालांकि ये नदी दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा भी बनाने के लिए आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो सरयू नदी। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र सिवान से इसकी एंट्री होती है और ये दोस्तों बिहार की सीमा रेखा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस नदी को देखा जाए तो ये नदी जो है छपरा से कुछ दूरी आगे बढ़ करके पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर दोस्तों एक चर्चित स्थान है जिसको बोलते हैं रिवलीगंज। इसी रिवलीगंज छपरा के निकट ये गंगा से मिल जाती है। कहाँ से दोस्तों, गंगा से मिल जाती है। इस नदी को अगर देखेंगे तो ये नदी भी कोसी के समान दोस्तों मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। यानी कोसी के समान ये भी क्या है, मार्ग परिवर्तन करने के लिए चर्चित होती है। इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाएगा इसके उद्गम स्रोत से लेकर के दोस्तों तो 1180 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। और बिहार में दोस्तों इसकी लंबाई महज 83 यानी महज 83 किलोमीटर बिहार के क्षेत्र में इसकी लंबाई बनती है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा इस नदी को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है। जैसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों इसके लिए कर्णाली शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इसे दोस्तों अत्यंत पवित्र नदी बताया गया है। इस नदी को अगर देखेंगे तो इसके नामों में दोस्तों इसको देविका और राम प्रिया नाम से भी संबोधित किया जाता है और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इसी नदी तट पर स्थित है। तो ये दोस्तों सरयू नदी का पूरा इंपॉर्टेंस रहेगा। फिर उसके बाद उत्तरी श्रृंखला में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही प्रमुख नदी है दोस्तों गंडक। कौन सी नदी है, गंडक। तो आइए जरा गंडक को देखा जाए। गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय में, नेपाल के उत्तरी सीमा और तिब्बत के विस्तृत हिमालय में अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप दोस्तों मागनमोट और कुतांक के समीप से निकलती है। ये चर्चित स्थान जहां से ये गंडक नदी का उद्गम होता है।
गंडक नदी को अगर देखेंगे तो इसकी जो मुख्य धारा है उद्गम स्रोत के संबंधों में ये काली गंडक और नारायणी गंडक या नारायणी के नाम से जानी जाती है। और ये नदी नेपाल की सीमा को पार करके भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है, यानी नेपाल से दोस्तों भारत में एंट्री करेगी। तो भारत में दोस्तों ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने के पश्चात दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की संयुक्त सीमा बनाते हुए ये नदी चलती है। पहले ये नदी दोस्तों अगर देखा जाए तो बिहार के क्षेत्रों में काफ़ी ये बाढ़ का कारण बनती थी, तो इससे बहुत बाढ़ उत्पन्न होती थी। लेकिन दोस्तों वाल्मीकि नगर बैराज बन जाने के कारण अब ये उस विभीषिका का प्रदर्शन नहीं कर पाती है। तो ध्यान रखना, इस पर दोस्तों वाल्मीकि नगर बैराज बनाया गया है। इसके अलावा गंडक नदी पर एक बहुत ही चर्चित नहर है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी नहर। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी नहर। आपके एग्जाम में लगातार पूछता है कि त्रिवेणी नहर का उद्गम किस नदी से किया गया है, तो गंडक नदी से इसका उद्गम किया गया है, जो कि दोस्तों यहां से विशेष महत्व रहेगा। इसके अलावा गंडक नदी पश्चिमी चंपारण, बिहार के गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों में प्रवाहित होते हुए उत्तरी बिहार हाजीपुर, वैशाली और सोनपुर सारण नामक दो प्रसिद्ध नगरों के मध्य में प्रवाहित होते हुए और इन दोनों जिलों के बीच में दोस्तों ये सीमा बनाते हुए गंगा से मिलती है। तो ये भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस नदी की कुल लंबाई अगर देखेंगे तो लगभग 425 किलोमीटर। हालांकि दोस्तों इसकी लंबाई को लेकर के भी बहुत विवाद होता है, लेकिन कुल इसकी लंबाई जो है ये 425 किलोमीटर और बिहार के क्षेत्र में इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 260 किलोमीटर बिहार में इस नदी की लंबाई बनती है। गंडक नदी को भी कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे सप्त गंडकी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको काली गंडकी, नारायणी, शालिग्राम तथा सदा नीरा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इस नदी की दोस्तों एक सबसे बड़ी विशेषता कि इस नदी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो एक शालिग्राम का पत्थर पाया जाता है, जो कि दोस्तों नारायण का साक्षात वास बताया जाता है। तो शालिग्राम पत्थर इस गंडक नदी की विशेषता है, इसकी पहचान बनते हैं। तो ये दोस्तों गंडक नदी विशेष महत्व रखेगी। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बूढ़ी गंडक नदी दोस्तों बिहार में बड़ी तीव्र, यानी बिहार के सभी नदियों में अगर देखा जाए तो इसका प्रवाह सबसे तीव्र होता है। तो प्रवाह तीव्र होने के कारण दोस्तों ये नदी हमेशा चर्चा में रहती है। इस नदी को अगर देखेंगे तो ये सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिमी भाग से निकल करके बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले चंपारण में प्रवेश करती है, यानी चंपारण से इसकी एंट्री होती है, पश्चिमी चंपारण से। दोस्तों ध्यान रखना, यह नदी उत्तरी बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी भी कहलाती है, यानी इसका जलधारा प्रवाह सबसे तेज होता है। इस नदी को अगर देखेंगे दोस्तों तो बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर ये प्रवेश करते हुए बिहार के क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ती है, जो कि बूढ़ी गंडक की पहचान है। इसकी कुछ चर्चित सहायक नदियां हैं, जिनमें अगर देखेंगे तो हरहा, इसके अलावा दोस्तों कांपन, मशान, बाणगंगा, पंडई, मनियारी, करहा, उरई, तेलाबे, प्रसाद, तियर, ये सब दोस्तों बूढ़ी गंडक की चर्चित सहायक नदियां हैं। आपके एग्जाम में बूढ़ी गंडक की इन सहायक नदियों को लेकर के भी प्रश्न पूछता है। इसके अलावा दोस्तों यह नदी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा उत्तरी मुंगेर जिले से बहती हुई आगे जाके गंगा में मिलेगी। तो यह भी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। इसके अलावा दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे तो कोसी नदी भाई। हालांकि दोस्तों कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और अपने अपवाह तंत्र में अवसादों का अत्यधिक जमाव करने के कारण ये बिहार का शोक भी कहलाती है। लेकिन बहरहाल आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखा जाए तो इसको अगर देखेंगे दोस्तों तो यह नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई थान है। वहां पर एक स्थान है दोस्तों गोसाई थान, ध्यान रखना, गोसाई थान से निकलती है और खगड़िया के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्रोत क्या है? नेपाल का गोसाई थान, और ये दोस्तों खगड़िया के निकट गंगा से मिलती है। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में यह सर्वाधिक लंबी नदी के तौर पर जानी जाती है, जो कि दोस्तों अमूमन इस सेक्टर में अगर देखेंगे तो 120 किलोमीटर की लंबाई का दोस्तों ये उत्तर, यानी जो गंगा की उत्तरी सहायक नदियां हैं उनमें ये सबसे लंबी नदी के तौर पे जानी जाती है। कोसी नदी नेपाल में दोस्तों इसको सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है, यानी नेपाल में अगर देखेंगे तो इस नदी को क्या कहते हैं? सप्तकौशिकी। और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सप्तकौशिकी नाम से किस नदी को संबोधित किया जाता है?
तो कोसी नदी को, क्योंकि दोस्तों हिमालय से निकलने के पश्चात यह नदी 7 धाराओं में बंटती है। इसकी सातों धाराएं हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो दोस्तों इंद्रावती कोसी की धारा, अरुण कोसी, ताम्र कोसी, सन कोसी, तामूर कोसी, दूध कोसी, लूसी कोसी, लीसू कोसी, ये सब दोस्तों जो धाराएं हैं इनसे मिलकर के कोसी नदी का निर्माण होता है। इन सब से मिलकर के क्या होता है, कोसी नदी का निर्माण होता है। यह नदी हिमालय की चोटियों से लाई हुई जो सिल्ट होती है, यानी दोस्तों जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, रेत होती है, उनको अपने माउथ पर बहुत डंप करती है, यानी अपने मुहाने के निकट क्या करती है, उनका जमाव करती है। अपने डैनिश पैटर्न पर भी उनको बहा करके लेकर के जाती है, तो उनका जमाव करती है, जगह जगह डंप करती है। इससे दोस्तों क्या होता है कि बिहार में बाढ़ आने लगती है, क्योंकि जब नदियों के मार्ग अवरुद्ध होंगे तो उनका जल अवरुद्ध होगा और बाढ़ की विभीषिका का प्रभाव करेंगे। तो ऐसी दशा में कोसी नदी क्या होती है, ये बाढ़ की विभीषिका को लाने के लिए जानी जाती है, और इसी का प्रभाव है कि इसको दोस्तों बिहार का शोक कह देते हैं। इसको क्या है, बिहार का शोक कह देते हैं। कोसी नदी की दोस्तों कुल लंबाई अगर देखा जाएगा तो ये 730 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई बनती है, जिसमें बिहार में दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 260 किलोमीटर की बनती है। यानी बिहार के क्षेत्र में अगर हम लोग इसकी लंबाई देखें तो ये लगभग 260 किलोमीटर इसकी लंबाई का पैमाना यहाँ से निकलता है। और इसका अपवाह तंत्र भी दोस्तों काफ़ी विस्तृत होता है, जो यहाँ पर अगर देखें तो 86,900 वर्ग किलोमीटर का ये अपना विस्तृत ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह तंत्र यहाँ से डेवलप करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये दोस्तों कोसी नदी और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इसके अलावा दोस्तों बागमती नदी, बागमती नदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बागमती नदी को अगर देखेंगे दोस्तों तो ये नेपाल में स्थित जो महाभारत श्रेणियां हैं, महाभारत श्रेणी है, उसी से इस नदी का उद्गम होता है। बाढ़ के दिनों में दोस्तों ये भी अक्सर अपना असली स्वरूप दिखाती है, क्योंकि बिहार में कुछ नदियों से संबंधित चीज़ों में जो फेमस होता है दोस्तों, बाढ़ बहुत फेमस हो जाती है। तो ऐसी दशा में बाढ़ पानी की चपेट में ये भी बिहार वालों को दोस्तों डुबोती है। तो बाढ़ के लिए ये भी फेमस है। अक्सर अपने मार्ग में ये बदलती रहती है, जिससे बाढ़ के कारण दोस्तों ये चिंता का विषय बनाती है। इस नदी को अगर देखेंगे तो शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, इन सब जिलों में दोस्तों इसकी बाढ़ का काफ़ी प्रभाव रहता है। तो इन सब जिलों में ये बाढ़ का कारण बनती है, काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती है फसलों से लेकर के दोस्तों वहाँ की अर्थव्यवस्था की दशाओं को। इसकी सहायक नदियों में अगर देखा जाएगा दोस्तों तो लाल बकेया इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों लखनदेई, इसके अलावा चकनहा, जमुने, छोटी बागमती और कोला, ये सब क्या होती हैं, इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। इसकी दोस्तों एग्जैक्ट लंबाई को लेकर थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन फिर भी लगभग अगर हम लोग बागमती की लंबाई जानना चाहें तो इसकी लगभग लंबाई दोस्तों 394 किलोमीटर की बनती है, जो कि बागमती की पहचान होती है। इसके बाद दोस्तों नदियों के संबंधों में अगर देखा जाए तो एक चर्चित नदी है कमला। यह भी गंगा के लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियों में और हिमालय तंत्र से जुड़ी हुई नदी है। तो इस नदी को अगर देखेंगे दोस्तों तो यह भी हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है, यानी नेपाल क्षेत्र इसका उद्गम होता है। नेपाल की तराई से होते हुए दोस्तों ये जयनगर की सीमा में प्रवेश करती है, यानी बिहार में जयनगर से इसकी एंट्री होती है। बिहार में कहाँ से, जयनगर से इसकी एंट्री होती है। यह नदी दोस्तों दरभंगा जिले के मधुबनी क्षेत्र में कोसी से मिल जाती है। तो कमला जो है ये कोसी की सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है, ये कोसी की सहायक नदी होती है। इसकी दोस्तों कुछ सहायक नदियाँ हैं कमला की, जिन नदियों में अगर देखा जाए तो सोनी नदी, इसके अलावा डोरी नदी, इसके अलावा दोस्तों बलान नदी, ये सब क्या होती हैं, कमला की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के संबंध में दोस्तों एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यह पहले क्या है, जीवछ कमला कहलाती थी। इसको जीवछ कमला भी कहते हैं। कुछ लोग अभी भी स्थानीय स्थानों पर दोस्तों इसको जीवछ ही कह देते हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि जीवछ नदी, तो ध्यान रखिएगा यानी वो कमला नदी की आपसे बात करता है। क्लियर। तो ये दोस्तों कमला नदी का संबंध यहां से लेके चलेंगे। ये नदी अगर देखा जाए मिथिलांचल क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। तो मिथिला की दोस्तों ये प्रसिद्ध नदी है, और इस नदी की दिव्यता या पुण्य के गतिविधियों के लिए दोस्तों देखा जाए तो ये नदी जो है गंगा के समान मिथिला के क्षेत्र में पुण्य नदी, यानी ये दोस्तों पवित्र नदी के तौर पर जानी जाती है। तो बिहार में गंगा की पवित्रता दोस्तों सिर्फ बिहार नहीं पूरे भारत में। उसी तरह से बिहार के मधुबनी मिथिला क्षेत्र में अगर देखेंगे तो दोस्तों इस नदी का विशेष महत्व रहता है। हालांकि यह नदी भी दोस्तों
बारिश के समय जल प्रभाव के कारण काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित करती है और बाढ़ का कारण ये भी बनती है। तो बाढ़ के क्षेत्रों के लिए दोस्तों तबाही लाने में ये नदी भी काफ़ी आगे रहती है। इसके अलावा दोस्तों महानंदा नदी, महानंदा नदी को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भी बहुत ही खूबसूरत नदी, और जहाँ से ये निकलती है ये क्षेत्र बड़ा खूबसूरत होता है। ये नदी दोस्तों देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से निकलती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर महाल दियाराम की पहाड़ियाँ हैं, महाल दियाराम की क्या है पहाड़ियाँ हैं, और इसी पहाड़ी पर दोस्तों एक झरना है जिसका नाम है पागल झोरा। पागल झोरा, ये जो पागल झोरा जलप्रपात है, इसी पागल झोरा जलप्रपात से महानंदा नदी का उद्गम होता है। इस महानंदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, जो कि दोस्तों बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से प्रवाहित होते हुए यह भी गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो गंगा में दोस्तों सबसे पूरब, यानी गंगा में सबसे दक्षिण पूरब से मिलने वाली नदी के तौर पे महानंदा का नाम दर्ज होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि कौन सी नदी गंगा में बिहार के सबसे दक्षिण पूर्वी छोर से आके मिलती है, तो ये नदी दोस्तों कौन सी होती है, महानंदा। तो उत्तरी बिहार के मैदानों में दोस्तों ये सबसे पूर्वी नदी के तौर पर इसको दर्ज किया जाता है। तो ये बिहार की एक तरह से सबसे पूर्वी नदी भी कहलाती है। हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया, कटिहार, इसके अलावा दोस्तों किशनगंज से प्रवाहित होते हुए ये नदी क्या होती है, दक्षिण पूर्व में गंगा से जाकर के मिल जाती है। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के तौर पे इसको देखा जाता है, जाना जाता है। तो ये दोस्तों गंगा ड्रेनेज पैटर्न बिहार में गंगा में हिमालय तंत्र से आकर के जुड़ने वाली नदियों का पूरा मामला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस श्रृंखला की दोस्तों जितनी भी नदियां हैं, इनसे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे सभी को आप सावधानी से निपटाएंगे, और नदियों की पवित्रता को जरूर बनाए रखें। भरसक कोशिश करें कि इन्हें हर हाल में स्वच्छ रखें। और वैसे दोस्तों छठ महापर्व हम सभी लोगों को नदियों के महत्व, उनकी पवित्रता का बखान करने का एक नया उत्सव होता है, जिसका बिहार में एक अलग अंदाज है। तो नदियों को सुरक्षित रखने संकल्पबद्ध होकर के दोस्तों हमेशा इनका स्वच्छता, इनकी सफाई का विशेष ध्यान रखना है और अपने एग्जाम पर रहना है फोकस। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों, लगभग जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, हमने सभी का समावेशन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह श्रृंखला आपके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। अब इसकी अगली श्रृंखला में दोस्तों नदियों का जो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, यानी गंगा की राइट हैंड साइड की जो सहायक नदियां हैं बिहार के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।